आज हम बात करने वाले हैं एक ब्लूप्रिंट की, जिसमें आप एक्सेल ऑपरेटर से एक प्रोफेशनल डेटा एनालिसिस बन सकते हैं। लेकिन ऐसे बनने के लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और इसे करना कैसे है, ये भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि व्हाई नॉट कनेक्ट एक्सेल डायरेक्टली टू पावर बीआई। इसके बारे में मैं आपको ये बता दूं, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एक नहीं, 3 ऐसी प्रॉब्लम्स है। तो 3 प्रॉब्लम है जो आप लोगों को यहां पे देखने को मिल सकती है। एक्सेल फाइल में जो डेटा होता है वो काफी मेसी होता है, उलझा हुआ एक तरीके से। उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें डुप्लीकेट, मिसिंग वैल्यू, इनकरेक्ट फॉर्मेटिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही एक प्रॉब्लम और हो सकती है कि लार्ज डेटा सेट होने की वजह से एक्सेल थोड़ा स्लो हो जाता है। एक्सेल में हम क्लीनिंग का प्रोसेस नहीं करते, हम ये पावर बीआई में डायरेक्टली कर सकते हैं। बट व्हाई वी आर यूजिंग दैट? सॉल्यूशन, एक प्रोफेशनल तरीका क्या है? तो प्रोफेशनल तरीका यह है कि आप रॉ एक्सेल फाइल को पाइथन और एसक्यूएल के साथ क्लीन करें, लोड करें एंड देन पावर बीआई में शिफ्ट करें। पर ऐसा करना क्यों है? जब आपकी एक्सेल फाइल पावर बीआई में डायरेक्ट जा सकती है, तो आप इस पाइपलाइन को क्यों यूज कर रहे हैं? इसके क्या बेनिफिट है? बेनिफिट क्या है कि आप पाइथन से डेटा को क्लीन करें, क्योंकि पाइथन में सबसे पहला स्टेप ऑटोमेटिकली क्लीन 500 रोज ऑफ डेटा। पाइथन में आप आराम से जितना बड़ा डेटा हो आराम से क्लीन कर सकते हैं। डुप्लीकेट एंट्री इसमें भी रिमूव हो जाती है, हैंडल हो जाता है मिसिंग डेटा बहुत आराम से। और इसमें लॉजिक बिल्ड करना, प्रॉफिट कैलकुलेट करना, ईयर एक्सट्रैक्ट करना, मंथ एक्सट्रैक्ट करना, सब कुछ बहुत आसान है। पर क्या हम ये काम एक्सेल में नहीं कर सकते? जी हां, कर सकते हैं, बट एक्सेल में यही काम करने में हमें टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों? बिकॉज रीजन, एक्सेल लार्ज डेटा सेट के साथ स्लो काम करता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो वही प्रोसेस आप पाइथन के थ्रू करें तो बहुत ही ज्यादा समय आपका बचेगा और एक्यूरेसी भी बढ़िया हो जाएगी। दूसरा दोस्तों, आपको एसक्यूएल का बेनिफिट बताना पड़ेगा। अब यहां पर एसक्यूएल क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, इसका एक रीजन है। दोस्तों, डेटा सेंट्रलाइज जगह पर स्टोर हो जाता है, यानी एक वेयर हाउस में एक सिक्योर जगह पर स्टोर हो जाता है, जिससे आपका कनेक्शन बनाना बहुत आसान हो जाता है। अब इससे होता यह है कि पावर बीआई अगर एक्सेल से डेटा सोर्स लेता है तो जो कनेक्शन होता है वो टूट सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूं ये कैसे टूट सकता है, अभी मैं आपको लाइव समझाऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि एक्सेल से जो कनेक्शन बनता है पावर बीआई का वो टेम्पररी होता है, जबकि एसक्यूएल से आप जो कनेक्शन बनाते हैं वो परमानेंट होता है और स्केलेबल डेटाबेस के साथ होता है। ध्यान रखिएगा। और अगर 5 लाख का डेटा है आपका तो भैया इसका प्रोसेस होने में एक्सेल पे ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन सेम प्रोसेस को होने पर एसक्यूएल में कम टाइम लगेगा। पावर बीआई का बेनिफिट क्या है? तो ये आप सभी जानते हैं कि पावर बीआई को हम विजुअल्स बनाने के लिए, ट्रेंड पता लगाने के लिए, प्रॉफिट्स जानने के लिए, रीजनल परफॉर्मेंस पता लगाने के लिए और डिसीजंस लेने के लिए यूज करते हैं। यानी एक पावरफुल एडवांटेज ये है पावर बीआई का कि ये डेटा को इनसाइट्स में कन्वर्ट करता है और जैसे ही इनसाइट्स मिल जाते हैं उससे आप डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि आपका बॉस आपसे हमेशा यही कहता है कि हमें एक्सेल फाइल नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ डैशबोर्ड चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि रियल वर्ल्ड कंपनी का एक एक्चुअल फ्लो क्या होता है? तो एक्सेल कौन यूज करता है दोस्तों? एक्सेल ऑपरेशन और सेल्स टीम वाले लोग यूज करते हैं। बात करें पाइथन की तो पाइथन आपका डेटा एनालिसिस यूज करता है। एसक्यूएल की बात करें तो वो एक डेटा इंजीनियर यूज करता है, लेकिन पावर बीआई की बात करें तो वो एक बिजनेस एनालिसिस यूज करता है। आप लर्न करने वाले हैं 4 डिफरेंट रोल को एक ही प्रोजेक्ट में, तो ये प्रोजेक्ट काफी अमेजिंग होगा, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। What you can say in an interview, आप क्या कह सकते हैं भाई? इस प्रोजेक्ट को करने के बाद आप इंटरव्यू में क्या कह सकते हैं? मैंने एक ETL, एंड टू एंड ETL पाइपलाइन बनाई है, जिसमें एक्सेल से डेटा लिया, पाइथन ने उसे क्लीन किया, ट्रांसफॉर्म किया और उसे स्टोर कर दिया एसक्यूएल के अंदर, देन पावर बीआई से कनेक्ट किया और बिजनेस का डैशबोर्ड प्रिपेयर कर दिया, जिससे कि डिसीजन मेकिंग करना आसान हो गया। और अगर आप ये जवाब देंगे अपने इंटरव्यू में तो आपका इंटरव्यूअर काफी खुश होगा। डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन योर रिज्यूम क्या पड़ेगा? भाई एंड टू एंड डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट आपने बना लिया, ये फायदा मिलेगा आपको। दूसरा, पाइथन का ETL ऑटोमेशन आपने कर लिया, ये आपको फायदा मिलेगा। एसक्यूएल का डेटा वेयर हाउसिंग आपको आता होगा, पावर बीआई डैशबोर्ड और बिजनेस इनसाइट्स के बारे में आपको पता होगा। दिस इज अ गोल फॉर बोथ फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। तो इफ यू डोंट लर्न दिस, अगर आप इसे नहीं सीखते हैं तो भैया फिर आप एक्सेल के फॉर्मूले ही लगाते रहेंगे और उसका मैनुअल काम करते रहेंगे। लिमिटेड होगा, कम पैकेज मिलेगा, लेकिन अगर आप इसे सीख लेते हैं तो भैया आपकी लाइफ आसान बन जाएगी, ऑटोमेट हो जाएगा आपका काम, डिसीजन मेकिंग लेना आपके लिए आसान हो जाएगा, आप क्वालिफाई कर पाएंगे एक अच्छे डेटा एनालिसिस रोल के लिए। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपना एक्सेल ऑपरेटर से प्रोफेशनल डेटा एनालिसिस का सफर शुरू करने के लिए? और अगर यस तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और चलिए मेरे साथ चलते हैं इसका लाइव प्रोजेक्ट देखने। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे पास ये एक मेसी फाइल है। अब आप चेक कर सकते हैं, यहां पर एक रॉ डेटा फाइल है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये 500 रो की एक छोटी सी फाइल है, मैंने ज्यादा बड़ी फाइल नहीं ली है, एक्सेल की एक फाइल ली है। अब आप देख सकते हैं ये फाइल मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूं। तो इस फाइल के अंदर ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, कस्टमर है, रीजन है, प्रोडक्ट है, सेल्स है और कॉस्ट है। आप देख सकते हैं यहां पर, आप नोटिस करिए कि आपको यहां पर खाली डेटा दिया हुआ है
हो सकता है आपके प्रोडक्ट डेटा में कोई एरर वाला डेटा भी दिखा हो, या सेल्स वाले में कोई एरर हो, कॉस्ट में कोई एरर हो। अब ये डेटा है कितनी लाइन का, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दोस्तों देख सकते हैं, तो ये जो डेटा है ये 520 लाइन का डेटा है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये डेटा 520 लाइन का है। अब मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले इसे पाइथन में लोड करूंगा और फिर उससे क्लीनिंग शुरू करूंगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला काम हम इसे पाइथन में लोड करते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, सिंपल यहां पे जुपिटर नोटबुक ओपन कर लीजिए फटाफट से। तो सीएमडी लिखकर मैंने जुपिटर नोटबुक ओपन कर दिया है और अब मैं क्लीनिंग शुरू कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने बना लिया एक न्यू फाइल, यहां पर पाइथन 3 ले लेते हैं और एक नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। नाउ इस फाइल का नाम दे देते हैं हम लोग, फाइल का नाम क्लीनिंग हम दे देते हैं। दैट्स वेरी सिंपल, एंटर प्रेस करते हैं और दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं इसका काम। तो सबसे पहला स्टेप है डेटा को लोड करना। तो पहला स्टेप हम क्या करने वाले हैं, डेटा को लोड करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे इंपोर्ट, एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी और वो लाइब्रेरी कौन सी है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। आप इससे अपना डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आपने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की। अब लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद जैसे ही आपकी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाती है तो आपको डेटा लोड करना होगा। और डेटा लोड कैसे होगा, पांडास का एक फंक्शन आपको यहां पे लगाना होगा। पांडास अगर आपने सीखा है तो आप लोगों ने पांडास का एक फंक्शन जरूर सीखा होगा और इसको आपको एक डेटा फ्रेम में स्टोर करना है। यहां पे आपने क्या लिखा, डेटा फ्रेम नाम का एक वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर पांडास का एक फंक्शन चला दिया, पांडास पीडी। पीडी मतलब पांडास। पांडास का कौन सा फंक्शन यहां पे यूज होगा, जो कि डेटा को लोड करेगा, और वो है रीड अंडरस्कोर एक्सेल। अब दोस्तों रीड अंडरस्कोर एक्सेल लिखना इसलिए जरूरी है बिकॉज आपकी जो फाइल है आपने अभी देखी थी, जो फाइल आप लोड करने वाले हैं वो एक एक्सेल फाइल है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दिस फाइल इज अ एक्सेल फाइल। आप चेक कर सकते हैं, यहां पर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल है, ये एक सीएसवी फाइल नहीं है। अगर सीएसवी होती तो आप रीड अंडरस्कोर सीएसवी लिखते हैं। अभी आपने क्या लिखा है, रीड अंडरस्कोर एक्सेल। ठीक है, अब आप यहां पे क्या करेंगे, सिंपल सा काम, आप अपनी एक्सेल फाइल का नाम लिख देंगे। तो यहां पर आपकी एक्सेल फाइल का नाम है सेल्स। तो एक्सेल फाइल का नाम हम वहां से उठा लेते हैं मेन फाइल से। तो दिस इज द एक्सेल फाइल और यहां से इसका नाम हम कॉपी कर लेते हैं। तो एक्सेल फाइल का नाम एक्सटेंशन के साथ आप कॉपी कर लीजिए और यहां पर पेस्ट कर दीजिए। आपकी फाइल आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, हो सकता है आपकी फाइल सीएसवी फाइल हो, आपकी फाइल एक्सेल फाइल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी फाइल एक्सेल फाइल है तो आपको एक काम और करना होगा। यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों ने ये पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की है या पांडास इंस्टॉल नहीं किया आपके सिस्टम में, तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है और 3 लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना है। ठीक है, कौन सी लाइब्रेरीज, चलिए मैं आपको बताता हूं। एक आपको लिखना है पिप इंस्टॉल पांडास, एक लाइब्रेरी आपको ये इंस्टॉल करनी है। दोस्तों बहुत सिंपल है, ध्यान रखिएगा। एक लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी है ये वाली, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूं कि ये लाइब्रेरी मेरी इंस्टॉल्ड है। तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास ऑलरेडी सेटिस्फाइड का मैसेज आ रहा है, ये लाइब्रेरी मेरी पहले से इंस्टॉल्ड है। दूसरी लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी है पिप इंस्टॉल ओपन पीवाई एक्सेल, क्योंकि अगर आप एक्सेल फाइल लोड कर रहे हैं तो यहां पर आपको ये वाली लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, मतलब इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको ओपन पीवाई एक्सेल, ताकि आप एक्सेल की फाइल लोड कर सके। तो इसको भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहां पर लिखा आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। और एक और चीज है जो आपको यहां पर इंस्टॉल करनी है, वो मैं आपको बता देता हूं। आपको यहां पर एक चीज और इंस्टॉल करनी है और वो है पिप इंस्टॉल पांडास स्पेस SQLALCHEMY एल्केमी, SQL एल्केमी एक ये, और उसके अलावा PY MySQL। अगर आप MySQL चलाते हैं, आपका जो डेटा है SQL का आपके सिस्टम में MySQL इंस्टॉल्ड है, तो MySQL के लिए भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और यहां पर PY MySQL के अलावा आपको ओपन PY एक्सेल, ये सब आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। दैट्स वेरी सिंपल, आपको ये सारी की सारी लाइब्रेरी एक साथ इंस्टॉल करनी है और ये सभी लाइब्रेरी मेरे सिस्टम में पहले से इंस्टॉल्ड है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सबसे पहले काम करने से पहले, शुरू करने से पहले इन सबको पहले से इंस्टॉल कर लें, ताकि आपका काम स्मूथली हो सके। ठीक है, चलिए अब हम अपना डेटा रन कर देते हैं, क्योंकि हमने डेटा को लोड कर दिया है। तो सबसे पहले हम डेटा लोड कर देते हैं। तो यहां पर हमने इसे रन कर दिया। अब आप चेक कर सकते हैं ये हमारी क्वेरी रन हो जाएगी। तो यहां पर हमारा जो क्वेरी है रन कर गया है। अब मैं यहां पर डेटा फ्रेम आपको दिखाना चाहता हूं, तो डीएफ लिखूंगा और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो डेटा है लोड हो चुका है और इसमें 520 रोज दिखाई दे रही हैं और 7 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। अब आपको पता चल चुका होगा कि मेरे पास 520 रोज का डेटा है एंड 7 कॉलम्स इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको क्लीनिंग प्रोसेस चलाना है। तो आपने अभी अभी नोटिस किया था कि आपके पास क्लीनिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला स्टेप होता है आपको डुप्लीकेट रिमूव करना होगा आपके डेटा से, बिकॉज डुप्लीकेट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लीनिंग। आपका जितना भी डेटा डुप्लीकेट है आपके डेटा सेट में, कोई आईडी आपकी बार बार रिपीट हो गई है और गलती से आपने 2 बार डाल दी है, तो उसे रिमूव करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, डीएफ इज इक्वल टू डीएफ डॉट ड्रॉप डुप्लीकेट, यहां पे आप लिख देंगे। जैसे ही आप ड्रॉप डुप्लीकेट्स आप यहां लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करते ही आप रन कर देंगे और जैसे ही आप इसे रन करेंगे ऑटोमेटिकली अब आप डीएफ देखेंगे तो आप चेक करें आपका डेटा अब 500 रोज का हो चुका है। देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल है, 500 रोज का डेटा हो चुका है और उसमें से 20 रो का डेटा रिमूव हो चुका है जिसमें डुप्लीकेट डेटा था। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका होगा कि डुप्लीकेट डेटा कितना है आपके डेटा सेट के अंदर।
तो यहां तक आपका काम हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉपरली एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए यहां पर आपको ये पता है कि जो एक्सेल फाइल आप यहां पर अभी देख रहे थे, इस एक्सेल फाइल के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। ये देखिए, अब इस एक्सेल फाइल के अंदर अगर आप चेक करें तो आपको ऑर्डर डेट के अंदर आपको यहां पर ब्लैंक दिखाई दे रहा है ना। अब आपको क्या लगता है कि इसकी क्लीनिंग क्या करनी चाहिए? लोग कहते हैं कि भैया ब्लैंक है तो इस पूरी की पूरी लाइन को ही क्लीन कर दो। नहीं, लोग कहते हैं कि ब्लैंक है तो कुछ भर दो। आपका क्या सजेशन है? आप सोच रहे होंगे कि ब्लैंक सेल है तो इसके अंदर या तो 0 लिख दें या तो NA लिख दें, पर ऐसा आप नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये ना टेक्स्ट कॉलम है ना ये नंबर कॉलम है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ना टेक्स्ट कॉलम है ना ये नंबर कॉलम है। अगर आपने ऐसा किया तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि इस पूरे कॉलम का टाइप गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आपको इस डेटा के अंदर से इस लाइन को ही रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इस सेल में आप कुछ लिख भी नहीं सकते और इस सेल को लिखे बिना, इस सेल में कुछ लिखे बिना आप इसे इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है कि इस लाइन को उड़ा ही दो। बिकॉज रीजन ये है कि जैसे ही ये डेटा पावर बीआई में लोड होता है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। लेट्स सी, एक बार चेक करते हैं, मैं आपको प्रॉपरली दिखाता हूं कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। आप देखिएगा, मैं इसी फाइल को पावर बीआई में एक बार लोड करके दिखाता हूं, तब आप समझ जाएंगे कि व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम बिहाइंड दिस। उस फाइल को मैंने इसके अंदर लोड किया एंड नाउ इसकी शीट 1 इसमें लोड कर दी। अब आप देखिए, मैं इसमें ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। नाउ यू विल सी व्हाट हैपन। आप देखिएगा यहां पर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आई आपको? यहां पर अभी खाली है, इस वजह से यहां पर क्या हो गया है, यहां पे आप देख सकते हैं यहां पर इसका टाइप डेट आ रहा है। खाली था तो डेट टाइप आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहां पर वैल्यू डाल दूं, लेट्स सपोज मान लीजिए कि मैं करता हूं एक काम, यहां पे NA लिख देता हूं, नॉट अवेलेबल लिख दिया, और अब मैं करता हूं इसको सेव। एक बार नॉट अवेलेबल रखकर मैंने क्या कर दिया, इसे सेव कर दिया। और अब सेव करने के बाद जरा मैं इसे रिफ्रेश करता हूं। अब आप देखिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए यहां पर आया एरर। एरर क्यों आया? बिकॉज आपने क्या रखा है इसके अंदर, इसके अंदर रख दिया NA। ओके, अब गलती से आप इसको डेट टाइप पे कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि इस एरर की वजह से ये पूरा का पूरा कॉलम आपका डेट टाइप से हट जा सकता है और आपको एरर तो हटानी पड़ेगी। अब आप या तो इसे ठीक करोगे, इसका टाइप टेक्स्ट करने की कोशिश करोगे, तो टेक्स्ट करोगे तो देखो क्या होगा। अब देखो, ये लो, डेटा खराब हुआ ना, NA आ गया तो भैया डेट टाइप हट गया। और अगर आप इसे डेट टाइप में करने की कोशिश करोगे तो एरर आ जाएगा। अब आप देखो, आप करोगे क्या? आप फंस गए ना इसे हटा सकते हो ना इसे रिमूव कर सकते हो। भाई सीधी सी बात है, आपको इस पूरी की पूरी रो को उड़ाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर यही चीज रीजन वाले कॉलम या प्रोडक्ट वाले कॉलम के साथ होती तो आप इसमें NA लिखते, चल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। और अगर आपके सेल्स वाले कॉलम के साथ होती या कॉस्ट वाले कॉलम के साथ होती तो आप उसमें 0 लिखते तो चल जाता। बात समझ रहे मेरी? तो यहां पर क्लीनिंग के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप लोग समझ गए मेरे ख्याल से। तो अब आपको क्या करना है, इस ब्लैंक रो को और ऑर्डर डेट वाली कॉलम में से ये ब्लैंक रो रिमूव करनी है, हटानी है। समझ गए? कैसे हटाएंगे, इसके लिए प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो लेट्स सी, सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर आप लिखोगे, फिक्स करना पड़ेगा। क्या फिक्स करना पड़ेगा? डेट कॉलम को। किससे फिक्स करना पड़ेगा? डेट कॉलम को एक्चुअली में फिक्स क्यों कर रहा है ये मैं आपको बता देता हूं, बिकॉज फिक्स करना बहुत जरूरी है। आपको मैं बताता हूं कैसे। देखिए, आपने लिखा DF और DF में आपने कौन सा वाला कॉलम दे दिया भाई? ऑर्डर डेट वाला कॉलम दे दिया। और आपको ये ध्यान रखना है कि उस कॉलम का नाम बिल्कुल सेम लिखना है जैसा आपने ऊपर कॉलम का नाम लिखा है। अगर आपने कॉलम का नाम गड़बड़ लिखा तो आपका वो ट्रैक नहीं करेगा। तो यहां पर आपको बताना है कि DF जो कॉलम है उसके अंदर जो ऑर्डर डेट का कॉलम है उसमें से आपको क्या करना है, उस पर एक क्वेरी चलानी है, एक मतलब फंक्शन चलाना है, और वो ये है कि PD डॉट डेट एंड टाइम। टू डेट एंड टाइम फंक्शन जब आप चलाएंगे इसके ऊपर, तो यहां पर ये क्या करेगा, उस पूरे कॉलम में जितना भी डेटा है, अब यहां पर आपको करना ये है कि आपको ऑर्डर डेट वाला जो कॉलम है वो ले लेना है पूरा यहां पर। तो आपने क्या किया, ऑर्डर डेट वाले कॉलम में कॉलम को डेट एंड टाइम फॉर्मेट में फिक्स कर दिया, जिससे होगा ये। अब कोयर्स का मतलब क्या है ये मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अगर मान लीजिए कि आपके डेटाज में एरर आता है, फॉर एग्जांपल कि आपके डेटाज में किसी सेल के अंदर ABC या ब्लैंक लिखा होता है, तो कोयर्स क्या करेगा कि आपको उस जगह पर NAT फिल करके दे देगा। NAT यानी नॉट अवेलेबल, डेटा इज नॉट अवेलेबल। आपका प्रोग्राम चलेगा जरूर, क्रैश नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोयर्स नहीं लगाते तो ये क्या कर जाएगा, प्रोग्राम को क्रैश कर देगा। कोयर्स आपके प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाता है, बस आपको इसीलिए कोयर्स लगाना जरूरी है। और अगर आप नहीं समझ पा रहे इसके बारे में तो आपको स्क्रीन पर मैं 2 पिक्चर दिखा देता हूं, इससे आप प्रॉपर्ली समझ जाएंगे कि कोयर्स का मतलब क्या है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको ऑर्डर डेट दी हुई है और आपको ऑर्डर डेट को इस तरीके से लिखना है। अगर आपकी ऑर्डर डेट इस तरीके से दिखाई दे रही है और आपको कोयर्स लगा देते हैं तो आपका रिजल्ट ऐसे चेंज हो जाता है ना। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको जितना भी NA वाला डेटा है वो ड्रॉप करना है। तो आप यहां पे लिखेंगे DF डॉट ड्रॉप NA, ब्रैकेट में सबसेट नाम का फंक्शन यूज करेंगे और सबसेट इज इक्वल टू आप लोगों को यहां पे लिखना है अंडरस्कोर के अंदर ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट वाले कॉलम से जितने भी ब्लैंक रोज हैं उन्हें आपको ड्रॉप करना है। अब सबसेट क्यों यूज किया, देखिए दोस्तों यहां पर चेक करिए,
सबसेट यूज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर ड्रॉप एनए के अंदर आपको स्टार दिया हुआ है। स्टार का मतलब होता है सारा डेटा। अगर आप ड्रॉप एनए में कुछ नहीं लिखेंगे तो ये सारा ही डेटा रिप्लेस कर देगा, यानी हटा देगा। लेकिन अगर आप इंडेक्स का लेबल हटाना चाहते हैं, मतलब एक तरीके से आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर कॉलम आप रिमूव करें, तो आपको यहां पे सबसेट का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि सबसेट के अंदर इंडेक्स का लेबल यूज करने की परमिशन दी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहां पर आप इंडेक्स का लेबल यूज कर सकते हैं, इसीलिए आपने सबसेट को इस्तेमाल किया, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पर ही एनए ड्रॉप करना चाहते हैं, पूरे डेटा से ड्रॉप एनए नहीं करना चाहते। ठीक है, तो अगर आप पूरे डेटा से ड्रॉप एनए करेंगे तो आप ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज लगा दें, आपका काम हो जाएगा। समझ गए आप लोग? तो ये काम आपको इस तरीके से करना है। और अगर आपका ये वैल्यू ड्रॉप हो चुका है तो इसे डीएफ में स्टोर कर देंगे। दैट्स वेरी सिंपल। तो ये रन हो चुका है। अब आपका जो भी डेटा एनए वाला था वो ड्रॉप हो चुका है। तो अब आप चेक करें कि आपका रियल डेटा कितने का बचा हुआ है। तो अब आप देखें फाइनल डेटा 482 रोज का बचा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब आपने ड्रॉप कर दिया है सारे के सारे नॉट अवेलेबल डेटास को, यानी जिनमें वैल्यू नहीं थी। ठीक है, तो अब आपके पास जो फाइनल डेटा बचा है वो 482 रोज का है, जिसमें 7 कॉलम्स हैं। अब दोस्तों यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आपको एक नए कॉलम का निर्माण करना होगा, जहां पर आपको सेल्स में से कॉस्ट माइनस करके एक नया कॉलम जनरेट करना है, और उस कॉलम का नाम रहेगा प्रॉफिट। और 2 कॉलम आपको और बनाने हैं, वो हैं कौन से? एक आपको ऑर्डर डेट से ईयर का कॉलम बाहर निकालना है, और दूसरा आपको ऑर्डर डेट से मंथ का कॉलम बाहर निकालना है। ये कैसे होगा? चलिए मैं इसके लिए यहां पर फंक्शन लिख रहा हूं, फिर आपको मैं समझा दूंगा। तो दोस्तों आप लोग चेक कर सकते हैं, यहां पर मैंने प्रॉफिट का कॉलम जनरेट कर दिया है, जिसमें से सेल्स में से कॉस्ट माइनस करें तो प्रॉफिट का कॉलम बन जाएगा। और ईयर निकालने के लिए आपको ऑर्डर डेट पर .dt.ईयर नाम का पॉइंट लगाना होगा, जिसमें से आपको डेट बाहर निकलकर मिल जाएगी, यानी ईयर का एक नया कॉलम जनरेट हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से अगर आपको मंथ बाहर निकालना है तो आपको ऑर्डर डेट के ऊपर dt.month लिख देना है, तो आपका मंथ वाला कॉलम बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप फाइनल डीएफ देखें, यानी अपना फाइनल डेटा फ्रेम देखें, तो फाइनल डेटा फ्रेम के अंदर अगर आप चेक करें तो अब आपके पास कॉलम में प्रॉफिट भी है, ईयर भी है, और मंथ का कॉलम दिया हुआ है। तो अब आपके पास 482 रोज का डेटा है और उसमें 10 कॉलम हो चुके हैं। तो फाइनली अब आप क्या करने वाले हैं? इस डेटा सेट को वहां पर स्टोर करने वाले हैं, यानी सेव करने वाले हैं। तो ये कैसे सेव होगा? चलिए इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको लिखना है df.to CSV। अब इस फाइल को आप CSV फॉर्मेट में सेव करेंगे दोस्तों। ठीक है, और CSV फॉर्मेट में सेव कर देते हैं। यहां पे लिख देते हैं उस फाइल का नाम, दैट इज sales_clean.csv। तो इस फाइल का नाम हमने दे दिया है ये। तो अब जो फाइनल फाइल निकल कर आएगी तो ये बन जाएगी वो फाइल। और हां, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप CSV से इसे इंपोर्ट करते हैं तो इसकी इंडेक्सिंग वो बाय डिफॉल्ट ट्रू करता है। ठीक है, मतलब बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग क्या होती है? ट्रू होती है, जिसमें वो खुद से अपनी आप उसकी इंडेक्सिंग कर देगा, नंबरिंग कर देगा। और हम ऐसा नहीं चाहते कि ये जो 0 1 2 आप देख रहे हैं आपके डेटा सेट के अंदर, ये वाला भी एक कॉलम क्रिएट हो। हम चाहते हैं कि सिर्फ डेटा बने और इंडेक्सिंग का कॉलम ना आए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इंडेक्स लिखेंगे और इंडेक्स को फॉल्स कर देंगे, जिससे कि इंडेक्सिंग का कॉलम नहीं बनेगा, डेटा जनरेट होगा सिर्फ। ठीक है, एंड फाइनली हम इसे रन कर देते हैं और अब हमारा डेटा तैयार है। तो चलिए मैं आपको उस फोल्डर में लेकर चलता हूं और अब मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे पास फाइनल डेटा आ चुका है। तो देखिए इस फोल्डर के अंदर अगर आप चेक करें तो हमारे पास salesclean.csv नाम से एक डेटा बन चुका है। और अगर आप इस डेटा को ओपन करके देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो डेटा को ओपन कर लिया और ये एक क्लीन डेटा है जो कि आप प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं। देखिए बिल्कुल साफ सुथरा डेटा और 482 लाइन का आपका डेटा यहां पर बन चुका है। क्लियर? चलिए अब हमें क्या करना है? अब दोस्तों यहां पर सवाल ये उठता है कि आप इस डेटा को पाइथन से क्लीन कर दिए, अब आप इसे एसक्यूएल में क्यों लोड कर रहे हैं? आप डायरेक्टली इसे एक्सेल से पावर बीआई में क्यों नहीं कनेक्ट कर देते? मैं आपको इसका एक रीजन बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिएगा। पावर बीआई में जब आप एक्सेल से कनेक्शन करते हैं तो वो एक टेम्पररी कनेक्शन होता है। कैसे? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां देखिए दोस्तों, मैं यहां पर इसे कट कर रहा हूं और पावर बीआई को दोबारा से ओपन कर रहा हूं। पावर बीआई को मैंने दोबारा ओपन कर दिया है एंड नाउ अब मैं आपको दिखाता हूं क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं यहां पे गया गेट डेटा पर और मैंने यहां पर सीएसवी का कनेक्शन बना दिया उसी फाइल से जो मैंने इस सेल में रखी हुई है। सेल्स क्लीन वाली फाइल मेरे पास आ चुकी है और इसकी सीएसवी फाइल को मैंने यहां पे ओपन कर दिया है और मैं इससे काम करने वाला हूं। इससे मैं अपना डैशबोर्ड प्रिपेयर करने वाला हूं। मैंने क्या कर दिया, लोड कर दिया, क्योंकि इस डेटा में कोई गलती नहीं है, मैंने क्लीनिंग पहले ही कर ली है। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा, क्यों मैं ये काम एक्सेल से नहीं करना चाहता, क्यों मैं ये एसक्यूएल से करना चाहता हूं, कारण क्या है, चलिए समझते हैं। दोस्तों अब मैं यहां पर एक रिपोर्ट बना देता हूं। लेट्स सपोज मैंने यहां पर एक डैशबोर्ड प्रिपेयर कर दिया और इस डैशबोर्ड में मैंने प्रोडक्ट के हिसाब से प्रॉफिट दिखा दिया। ठीक है, तो अब आप चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट आपके पास आ चुका है। क्लियर है? डन। दोस्तों यहां पर यह बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अब प्रॉब्लम क्या आ रही है वो मैं आपको दिखाता हूं। प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं इस फाइल को यहां से हटाकर कट कर दूं और कट करने के बाद इस फाइल को मैं किसी और लोकेशन पर रख दूं, अब आप देख सकते हैं कि इस लोकेशन पर यह फाइल नहीं है, पर एक्चुअली मेरे पावर बीआई में ये लोड हो रखी है। ठीक है, लोकेशन पर फाइल नहीं है लेकिन पावर बीआई में लोड हो रखी है। ठीक है,
बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब मैं इस पावर बीआई की ये फाइल जो आपने बनाई थी इसे मैं सेव कर देता हूं, इसे मैं सेव कर देता हूं एक लोकेशन पर, और इसी लोकेशन पर मैं इसे सेव कर देता हूं XYZ के नाम से। मैंने इसे सेव कर दिया। अब मैं इसे क्लोज कर रहा हूं एंड फाइनली मैं इसे दोबारा ओपन कर रहा हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? आपको समझाने के लिए कि कनेक्शन क्यों इम्प्रॉपर हो जाता है। नाउ यू विल सी दैट व्हाट हैपेंड द कनेक्शन। अब कनेक्शन के साथ क्या हुआ ये देखते हैं। तो देखिए डैशबोर्ड तो अभी भी दिखाई दे रहा है, डैशबोर्ड तो अभी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्म डेटा पर जाएं तो आप एक चीज नोटिस करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई? क्योंकि आपका डेटा सोर्स ही वहां पर नहीं है। यानी प्रॉब्लम यही है जो एक्चुअली में आप देख पा रहे हैं। अगर गलती से आप इस फाइल को, इस पावर बीआई के फाइल को किसी और को देते हैं तो उसके सिस्टम में ये लोकेशन बदल भी सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके सिस्टम में डी ड्राइव के अंदर ये एक्सेल फाइल रखी थी और आपने उस डी ड्राइव के अंदर ही ये पावर बीआई फाइल रखी थी, ठीक है, और उससे ये कनेक्शन बिल्डअप किया था। लेकिन मान लीजिए किसी और को आपने ये पावर बीआई फाइल दी और उस पर्सन के पास डी ड्राइव ही नहीं थी, उसने इस फाइल को ई ड्राइव में स्टोर किया, तो भाई अब प्रॉब्लम यह होगी कि उसको ये कनेक्शन वाला सोर्स एरर दिखा देगा और क्लीनिंग में कोई डेटा उसको दिखाई नहीं देगा। इवन दो अगर वो क्लोज अप्लाई कर दे तो भैया यहां पर तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या कि अब यहां एक्चुअली में डेटा रिफ्रेश होगा ही नहीं, है ना? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात कि भैया डेटा रिफ्रेश होगा ही नहीं क्योंकि ओरिजिनल डेटा तो दिख ही नहीं रहा। बात समझ रहे हैं? तो यही प्रॉब्लम आपको आ सकती है और आप ना ओरिजिनल डेटा देख नहीं सकते, ये प्रॉब्लम है। अब अगर ये काम आप एसक्यूएल के साथ करते तो कनेक्शन कभी नहीं टूटता, चाहे आप डेटा को कहीं पर भी ले जाएं। पावर बीआई के सॉफ्टवेयर या पावर बीआई की फाइल को आप किसी भी लोकेशन पर सेव करें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा, परमानेंट कनेक्शन बन जाएगा दोस्तों। यानी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो पावर बीआई को एसक्यूएल से कनेक्ट करें, ना कि एक्सेल से। तो एक्सेल फाइल से कनेक्ट करना रिस्की भी है और टेम्पररी भी है। समझ गए आप मेरी बात? तो अब मैं अगर आपको एक्सेल से कनेक्शन दिखाऊं तो दोस्तों कितना कमाल का होने वाला है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अब एसक्यूएल का इस्तेमाल हम करेंगे और एसक्यूएल से इस फाइल को करेंगे लोड। तो सिंपल क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको एसक्यूएल ओपन करना होगा। तो चलिए मैं यहां पर एसक्यूएल ओपन कर लेता हूं। एसक्यूएल ओपन करने के लिए मैंने लिखा MySQL, जो भी MySQL का पासवर्ड है। लेकिन एक पॉइंट यहां पर और भी बताना चाहूंगा MySQL से रिलेटेड, वो क्या है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको यहां पे एक डेटाबेस बनाना होगा। क्रिएट करिए डेटाबेस और डेटाबेस का नाम आप रख दीजिए सेल्स डीबी नाम से, ठीक है। आपने डेटाबेस बना लिया, अब इस डेटाबेस को आप यूज कर लीजिए, सेल्स डीबी नाम का डेटाबेस आप यूज कर लीजिए। अब इसके अंदर आपने कोई टेबल प्रिपेयर नहीं कर रखी और ये टेबल अब आप बनाने वाले हैं पाइथन के थ्रू। जी हां, अब ये टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप पाइथन पे जाइए और ये टेबल आप पाइथन से डायरेक्टली बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो अब हम पाइथन पे आ गए और अब हम बनाने वाले हैं वो जो आप लोगों को बहुत अमेजिंग लगने वाला है। यानी अब हम डेटास को पाइथन प्लस एक्सेल प्लस एसक्यूएल इन सबको आपस में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे कि भाई मजा आ जाएगा। चलिए देखते हैं कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होगा, एक्सेल एसक्यूएल पाइथन सबका। दैट्स वेरी अमेजिंग। चलिए, तो यहां पर आप चाहते हैं कि पाइथन की क्वेरी रन करते ही आप डायरेक्टली डेटा एसक्यूएल में फैच कर लें और आपको कोई टेबल क्रिएट ही नहीं करनी। ये कैसे होगा? एक्सेल का डेटा पाइथन में खींचना है और पाइथन में खींचते हुए उसे एसक्यूएल में डाल देना है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं कैसे डलेगा। तो इसके लिए आपको यहां पे लिखना है इंपोर्ट पांडास एज पीडी। एक की लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करनी है और दूसरी आपको फ्रॉम एसक्यूएल एल्केमी, एसक्यूएल एल्केमी इंपोर्ट, इसमें से आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। पूरा का पूरा लाइब्रेरी, पूरी की पूरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं करना, इसमें से एक पार्ट चीज, एक पार्ट मॉड्यूल इंपोर्ट करना है जो सिर्फ आपका कनेक्शन बिल्डअप करेगा, एसक्यूएल और पाइथन के बीच में कनेक्शन बिल्डअप करेगा। दैट्स वेरी सिंपल। तो अब यहां पर ये चीज करनी है आपको, तो ये आपने इंपोर्ट कर दी। दैट्स वेरी सिंपल। आपको वो एक्सेल फाइल जो आपने बनाई थी pd.read, वो एक्सेल फाइल नहीं थी, वो अब आपकी CSV फाइल थी। तो CSV फाइल को आप क्या करेंगे, यहां पे लोड कर देंगे। तो वो CSV फाइल किस नाम से थी आपको वो देखना है। तो यहां पर ये रही वो CSV फाइल, इस लोकेशन से आप वो फाइल को ले लेंगे, यानी डेटा फ्रेम में स्टोर कर देंगे। तो ये अब एक डेटा फ्रेम बन चुका है। नाउ यू वांट टू सी दैट डेटा फ्रेम, तो अब आप चेक करें, डेटा फ्रेम आ चुका है 482 लाइंस का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब हम क्या करने वाले हैं, अब एक इंजन बनाने वाले हैं। इंजन मतलब वो गाड़ी जिसके अंदर आपका डेटा कनेक्शन बिल्डअप करेगा। कैसे कनेक्शन बिल्डअप होता है, चलिए ये देखते हैं। यहां पे आपको लिखना है क्रिएट अंडरस्कोर इंजन, मतलब ये वाले मॉड्यूल का फंक्शन आपको क्रिएट करना है, क्रिएट इंजन। और इसके अंदर आप क्या लिखेंगे कि आपको अपना कनेक्शन किस किस के साथ बनाना है। भाई आपको अपना कनेक्शन MySQL के साथ बनाना है, MySQL और पाइथन का कनेक्शन आपको py-MySQL, मतलब पाइथन का MySQL और दूसरा आपका नॉर्मल MySQL जो SQL है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन बिल्डअप करना है। प्लस कर दिया आपने, दैट्स इट। और अब आपको यहां पर बोलना है सेमीकोलन कोलन डबल स्लैश लिखेंगे और आप अपने सिस्टम का यूजर नेम डालेंगे। तो यूजर नेम क्या है, मेरे सिस्टम का यूजर नेम नॉर्मली रूट ही होता है। यानी जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो इंस्टॉलेशन के टाइम पर जो पासवर्ड होता है आपके MySQL का, वो आप यहां पे डाल दें। ये कहां पता चलेगा, अगर आप अपने सिस्टम से
वर्कबेंच खोलें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम में मेन पासवर्ड क्या है। तो मेन पासवर्ड देखिए दोस्तों, यहां पर रूट है, ठीक है, और इसका कनेक्शन लोकल होस्ट 3360 यानी सर्वर का नाम ये है और आपके यूजर नेम रूट है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यूजर नेम आपने डाल दिया है, कोलन डालिए और पासवर्ड मेरे केस में 123456 है। तो मैंने अपना पासवर्ड यहां पे एंटर कर दिया है। नाउ @ लिखेंगे और लोकल होस्ट यहां पे टाइप कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा, वो ध्यान से समझ लीजिएगा, और आपको लोकल होस्ट 3306 लिखना है क्योंकि सर्वर का नाम एक्चुअली में यही है, ठीक है। और उस सर्वर पर आपको कौन से डेटाबेस के साथ अपना कनेक्शन बिल्डअप करना है, तो यहां पर आप बता दीजिए आपको सेल्स डीबी के साथ अपना कनेक्शन बिल्डअप करना है, यानी MySQL का कनेक्शन पाइथन के साथ आपको करना है। पर पासवर्ड क्या रहेगा, यूजर नेम क्या रहेगा, आप सब बताएंगे, इस तरीके से ध्यान रखिएगा दोस्तों। ओके, एक बहुत ही जरूरी पॉइंट उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना पासवर्ड 123456 नहीं रखा। मान लीजिए आपने अपना पासवर्ड ये रखा हुआ है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाह रहा हूं बट आप लोग इसे समझ लीजिएगा। लेट्स सपोज आपने अपना पासवर्ड रखा हुआ है admin@1234, आपने अपना पासवर्ड ये रखा हुआ है, समझ गए मेरी बात। इन दैट केस आपको ये लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपका पासवर्ड admin@1234 है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि @ 2 बार आएगा तो आपका ये जो SQL है वो रन नहीं करेगा। इसलिए प्लीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप @ दूसरा यूज करना चाहते हैं, अगर अपने फॉर्मूले के बीच में यानी आपका पासवर्ड ही @ वाला है, तो आप अपने @ वाले प्लेस पर जहां पर आपको @ इस्तेमाल करना है यानी admin@1234 उस जगह पर आपको %40 लिख देना है। यह बात ध्यान रखिएगा, इससे वो डीकोड कर लेगा। %40 का मतलब ही है दैट इज @ समझ गए। दिस इज अ पाइथन लैंग्वेज। अब आप इस पे ज्यादा ना सोचिए, सिंपल बस इतना काम करिएगा। अगर आपने @ यूज किया है तो आपको यहां पे %40 लिखना है, दैट्स वेरी सिंपल। चलिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आप लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही है तो। नाउ इसे रन करते हैं और नाउ कनेक्शन बिल्डअप हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब फाइनली हमें डेटास को डाल देना है। कैसे डालेंगे, बहुत सिंपल है, df.toSQL। SQL के अंदर अब कनेक्शन बिल्डअप हो चुका है, इंजन बन चुका है। अब आपको क्या करना है, उसके अंदर डेटा डालना है। तो डेटा कैसे डलेगा, नेम इज इक्वल टू, नेम क्या रहेगा भैया, टेबल का नाम क्या रखना है ये बता दीजिए। तो आपने कहा भैया टेबल का नेम जो आपके डेटा सेट के अंदर रहेगा, मतलब MySQL के अंदर रहेगा, वो रहेगा ये सेल्स डेटा, ठीक है, कॉमा। उसके अलावा आप ये बताएंगे जो कनेक्शन आप बिल्डअप कर रहे हैं वो किस नाम से है जी। कनेक्शन आपका इंजन नाम से है, आपने देखिए ऊपर बनाया था इंजन, तो कनेक्शन जो है आपका इंजन नाम से है। और इफ डेटा एग्जिस्ट करता है, मान लीजिए कि अगर आपका उस डेटाबेस के अंदर पहले से कोई डेटा होता है सेल्स डेटा के नाम से, तो भैया आपको क्या करना है, उस केस में उस डेटा को आपको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो यहां पर आपको इफ एग्जिस्ट लिखना है, अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो आपको उस डेटा को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है, ठीक है। उसके अलावा आपको यहां पे कॉमा लगाना है, और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंडेक्सिंग को आपको फॉल्स रखना है, ये आपका जरूरी पॉइंट है, बिकॉज आप नहीं चाहते कि पाइथन की जो इंडेक्सिंग है वो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर हो जाए, ठीक है। तो आपको ये करना है फॉल्स, एंड नाउ यू हैव टू रन इट। जब आप रन करेंगे तो अब देखिए आपके सामने एक मैसेज आ गया कि 482 डेटा जो है उसमें बन चुका है। चलिए एक बार चेक करते हैं, पाइथन पे आते हैं, MySQL पर आते हैं और अब यहां पर क्वेरी रन करते हैं शो टेबल्स। तो अगर आप शो टेबल्स रन करते हैं तो आप देखिए यहां पर आपका टेबल क्रिएट हो चुका है, और अगर आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डेटा करते हैं तो आपके 500 रोज का 482 रोज का डेटा आपके सामने आ चुका है, ठीक है। बहुत सिंपल है ना। अब दोस्तों यहां पर अब आता है लास्ट पॉइंट, जो कि है आपने वेरीफाई करना है कि आपका डेटा है उतनी लाइन का या नहीं। तो इसे वेरीफाई करने के लिए आप लिख सकते हैं सिलेक्ट काउंट स्टार, यानी सारा डेटा काउंट करके बताओ फ्रॉम सेल्स डेटा के अंदर। तो सारा डेटा काउंट करके उसने बता दिया कि 482 लाइंस का डेटा है, और अगर आप डेटा चेक कर पा रहे हैं तो बहुत सिंपल है, आपने डेटा भी चेक कर लिया है, दैट्स वेरी सिंपल। अब हमारा लास्ट स्टेप आता है कि एसक्यूएल को पावर बीआई से आप कनेक्ट कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों एसक्यूएल को पावर बीआई से कनेक्ट करके देखते हैं कैसे होगा। इसके लिए आपको पावर बीआई को ओपन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पावर बीआई को ओपन करते हैं। हमने ब्लैंक रिपोर्ट की, अब हम डायरेक्टली एक्सेल से डेटा नहीं लेने वाले, हम एसक्यूएल से डेटा खींचने वाले हैं, क्योंकि एसक्यूएल का कनेक्शन परमानेंट होता है, ये बात आप जानते हैं। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल स्टेप है, आप गेट डेटा पर क्लिक करिए, मोर पर जाइए, और यहां पर आपको MySQL डेटाबेस पर क्लिक करके कनेक्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपके सामने कोई एरर मैसेज आ रहा हो तो वहां पर आपको लर्न मोड पे क्लिक करना होगा, अगर कोई एरर मैसेज आ रहा हो तो, और वहां पर एक सॉफ्टवेयर होगा जो एक तरह का कनेक्टर होगा, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। पावर बीआई को बंद करके दोबारा खोलेंगे तो यही वाली स्क्रीन डिस्प्ले होगी जो मेरे सामने अब डिस्प्ले हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। और अब सबसे पहले आपको अपने सर्वर का नाम बताना है, तो सर्वर का नाम आपके लोकल होस्ट है, और सेल्स डेटाबेस का नाम बताना है, जो आपका सेल्स डेटाबेस था वो था सेल्स डीबी, ठीक है। ओके प्रेस करेंगे, जैसे ही ओके प्रेस करेंगे आपको ये स्क्रीन पर लेकर जाएगा और ये वाला कनेक्शन पूछेगा। अगर ये स्क्रीन आपके सामने अपीयर नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, उस स्क्रीन पे डेटाबेस पूछेगा, एक स्क्रीन अपीयर होगी, उसमें आपको पहले
एक बार कनेक्शन पूछेगा, एक बार कनेक्शन हो जाए तो फिर उसके बाद दोबारा नहीं पूछता। ये मैसेज मेरे पास सेकंड टाइम आ रहा है क्योंकि वो कनेक्शन मैंने पहले ही कर लिया है। वो कनेक्शन कैसा होगा, बड़ा सिंपल सा है। एक स्क्रीन आपके सामने खुलेगी, उसके अंदर कनेक्शन के बारे में पूछेगा, तो आप वहां पर डेटाबेस वाले ऑप्शन पर जाइए और डेटाबेस वाले ऑप्शन पर जाने के बाद वहां पर पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड डाल दीजिए। यूजर नेम आपको रूट देना है, पासवर्ड आपका जो भी आपका एसक्यूएल का रहेगा वो दे दीजिए और फिर कनेक्ट पर क्लिक करिए। दैट्स वेरी सिंपल, आपका कनेक्शन हो जाएगा। आपके सामने यही स्क्रीन डिस्प्ले होगी, आपको क्लिक करना है एंड नाउ यू हैव टू लोड इट। आप लोड करिए और फाइनली अब आपका डेटा एसक्यूएल से कनेक्ट हो चुका है और आपकी स्क्रीन पर इस तरह का डेटा दिखाई देगा। बस अब आपको अपना डैशबोर्ड प्रिपेयर करना है। फटाफट से डैशबोर्ड बनाते हैं। तो डैशबोर्ड पे कौन कौन सी रिपोर्ट्स आपको बनानी है ये मैं आपको बताता हूं। तो आपको 4-5 रिपोर्ट बनानी है, वो मैं फटाफट से बना देता हूं, पर उसके लिए एक प्लेन सा वॉलपेपर मैं यहां पे ले लेता हूं। तो बैकग्राउंड ले लेते हैं, बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लू लेते हैं और इसकी ट्रांसपेरेंसी को 0 कर देते हैं। अब ये बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, इस बैकग्राउंड के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। तो चलिए इस पे डैशबोर्ड बनाते हैं। क्या क्या डैशबोर्ड के अंदर रिक्वायर्ड है, सबसे पहले आपको इस डैशबोर्ड के अंदर कुछ चीजें चाहिए। एक कॉलम आपको क्रिएट करना पड़ेगा और वो कॉलम क्या है, वो आपको टेबल व्यू से बनाना पड़ेगा। टेबल व्यू से एक नया कॉलम आप बनाएंगे, प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स पर कितना है। दैट्स वेरी सिंपल। तो आपको पता लगाना है कि प्रॉफिट का परसेंटेज सेल्स पर कितना है। तो इसके लिए आप एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे और यहां पर उस कॉलम का नाम बता देंगे कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। उस कॉलम का नाम ये रहेगा और नाउ उस कॉलम को क्रिएट कैसे करेंगे, तो यहां पर आपको लिखना है प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स एंड नाउ एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें यहां पर परसेंटेज आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। दैट्स वेरी सिंपल, आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है और ये लीजिए आपका प्रॉफिट का परसेंटेज आ गया है जो कि सेल्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो सेल्स प्रॉफिट का कितना परसेंट है आपके सामने शो है। उसके बाद आपको अपने डैशबोर्ड व्यू पे जाना है और यहां पे अपने डैशबोर्ड में कुछ चीजें बनानी है। तो सबसे पहले आपको बनाना है केपीआई कार्ड। तो यहां से कार्ड पिकअप कीजिए और कार्ड में 3 चीजें लगा दीजिए। सबसे पहले आपको यहां लगाना है प्रॉफिट एंड देन सेल्स एंड देन प्रॉफिट परसेंटेज। ये तीनों आपने लगा दिए। इस तरीके से आपका ये वाला चार्ट प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस आप कर सकते हैं। जैसे आपको इसका सम नहीं चाहिए, इसका काउंट चाहिए या एवरेज चाहिए, और अब इसे इस तरीके से अलाइन कर दीजिए अपने डैशबोर्ड पर, मेन स्क्रीन पर। इस तरीके से आपने अलाइन कर दिया आपने अपनी मेन स्क्रीन पर। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, यहाँ पे चार्ट्स बनाने हैं, कुछ चार्ट फटाफट से प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पर आपको एक लाइन चार्ट प्रिपेयर करना है। लाइन चार्ट में आपको क्या डेटा डालना है, ऑर्डर डेट के हिसाब से, मंथ के हिसाब से सेल्स डालनी है। तो यहाँ पे मंथ आपने टैग किया था, बट आप देखिए यहाँ पर अभी आपका मंथ के हिसाब से सेल्स नहीं आया, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको ऑर्डर डेट का कॉलम दिख रहा है, इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो एक बार ट्रांसफॉर्म पे जाइए और इस डेटा को एक बार ट्रांसफॉर्मेशन में ठीक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ऑर्डर डेट के कॉलम में एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये इसको टेक्स्ट रीड नहीं कर रहा, नंबर रीड नहीं कर रहा, एक तरीके से डेट टाइप इसका रीड नहीं कर रहा और डेट एंड टाइम टाइप रीड कर रहा है। अब डेट टाइप रीड कर रहा है, उसके बाद आप क्लोज एंड अप्लाई कर दीजिए। नाउ दिस डेटा विल रीड। डेट टाइप रीड करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर मंथ ले लेना है। मंथ के हिसाब से आपका प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो ये लीजिए मंथ वाइज आपको मिल गया यहां पर सेल्स, मंथ वाइज सेल्स आपको यहां पे मिल गई। दूसरा जो चार्ट है आपका बनता है यहां पर, दूसरा चार्ट आपके पास है बार चार्ट, जो कि रीजन वाइज प्रॉफिट दिखाता है। तो चलिए यहां पर रीजन वाइज प्रॉफिट देखना है आपको, तो बार चार्ट आप ले लीजिए यहां से और इसके अंदर रीजन वाइज प्रॉफिट दिखाइए आप। तो रीजन वाइज प्रॉफिट आपको दिखाना है, तो ये आपका बार चार्ट हो गया। और तीसरा चार्ट आपको बनाना है, दैट इज कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में आपको दिखाना है प्रोडक्ट वाइज सेल्स, तो आपको प्रोडक्ट वाइज सेल्स दिखानी है और ये आपका चार्ट हो गया। इसको भी आप इस तरीके से बना लीजिए। उसके बाद आपको 2 फिल्टर लगाने हैं, यानी स्लाइसर, तो आप स्लाइसर भी लगा लीजिए। यहां पर आपको स्लाइसर लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, ये रहा। तो इसे स्लाइसर लगाइए। स्लाइसर 2 तरह के लगाने हैं, एक आपका ईयर का स्लाइसर लगाना है, तो यहां पर आप ईयर ले लीजिए, तो ईयर का स्लाइसर आ जाएगा। तो दिस इज अ ईयर स्लाइसर, आपको इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। इसको आप ड्रॉप डाउन बटन में बना लीजिए, ईयर का स्लाइसर। यहां पे रीजन का स्लाइसर, तो ईयर का स्लाइसर नहीं चाहिए, इसमें रीजन का स्लाइसर चाहिए। तो रीजन के स्लाइसर को आप चेंज कर दीजिए और इसे आप स्लाइसर सेटिंग्स में जाकर टाइल में बना दीजिए। तो ये टाइल फॉर्मेट में हो गया और यहां पे आप टाइटल दे दीजिए। सो नाउ दिस डेटा विल सेट, और नाउ इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ये तैयार हो चुका है। अब इस डैशबोर्ड में जो भी कलर, ये ग्रेडिंग तुम्हें करनी है कर सकते हो। अब कमाल की चीज ये है कि कनेक्शन परमानेंट है और ये कनेक्शन कभी नहीं टूटेगा। अब आप समझ ही चुके होंगे कि कनेक्शन क्यों नहीं टूटेगा, बिकॉज आपने इस कनेक्शन को एसक्यूएल से बनाया है, ना कि एक्सेल से। अब एसक्यूएल से बनाया है तो एसक्यूएल का कनेक्शन सर्वर से होता है। अगर आपका सर्वर वर्क कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका एसक्यूएल कनेक्शन काम करेगा और आप उसमें अच्छे से वर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर एक बहुत ही बढ़िया सवाल आपके सामने ये आता है। तो यहां तक की वीडियो आप लोगों को समझ में आई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिखाएंगे, बट पहले आपका सवाल इस क्वेश्चन के, इस वीडियो के एंड में ये है कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास कोई नया डेटा आता है, लेट सपोज आपके पास जो डेटा अभी करेंटली अवेलेबल था 500 लाइंस का, 482 लाइंस का, उस डेटा में अगर कोई नया डेटा ऐड होता है तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या चेंजेस होंगे, कैसे ठीक करोगे, किस तरह से ठीक करोगे, ये सारी बातें आपको बतानी है। इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूं और अब इसका नेक्स्ट वीडियो आपको पता चलेगा और इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके, अगर नया डेटा हमारे पास आता है तो
हम उसे कैसे इसके अंदर लोड करेंगे ताकि कनेक्शन फिर से बिल्डअप हो जाए और हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी दोस्तों। ये कैसे होगा, चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।